अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का रोल क्या होता है ऑन द रूट फॉर ऑन द रूट ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले इस सिलसिले में जो है हम इंट्रोडक्शन करेंगे। और अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इस्टेब्लिश आइदर फॉर्मली or informally for the attainment of certain objectives। ऑर्गेनाइजेशन चाहे फॉर्मली हो या इनफॉर्मल हो, दोनों कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। और ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपनी कॉम्पिटेंसीज को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एंड गोल की तरफ अपनी एफर्ट्स को जारी और सारी रखते हैं। सो पीपल आर द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मीडियम हो या लार्ज हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं। बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जिनमें से एक ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज को हम कहते हैं कैपिटल रिसोर्सेज, दूसरी ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज हम उन तमाम रिसोर्सेज को बोलते हैं जो कि हम फाइनेंस के जरिए हासिल करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, फर्नीचर वगैरह। और ह्यूमन रिसोर्सेज हम कहते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्कर, वो क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी में मेजर रोल प्ले करती है। जनरली नॉर्मल हम वर्कर को तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इनमें एक ग्रुप होता है स्किल वर्कर का, यानी जिनको हम स्किल वर्कर कहते हैं। सेकंड होता है सेमी स्किल वर्कर का, और थ्री होता है अनस्किल वर्कर का। अब अगर हम थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन की बात करें तो स्किल वर्कर हम कहते हैं वो तमाम वर्कर जो किसी भी फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एक्सपर्टीज इन्हेंस करने के बाद वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्किल वर्कर। सेकंड हमारे पास है सेमी स्किल वर्कर। सेमी स्किल वर्कर वो वर्कर होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में एवरेज नॉलेज, एवरेज एक्सपीरियंस और एवरेज एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद सर्विसेज फराम करते हैं, वो हमारे लिए कहलाते हैं सेमी स्किल वर्कर। और अनस्किल्ड वर्कर वो होते हैं जो किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस रखते हैं, ना कोई एजुकेशन रखते हैं, ना कोई स्किल रखते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इनिशियल और बहुत सिंपल वर्क को परफॉर्म करते हैं, वो हमारे अनस्किल्ड वर्कर कहलाते हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो स्किल वर्कर की एग्जाम्पल हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये तमाम कौन है? प्रोफेसर्स, स्किल वर्कर। इसी तरह अगर सेमी स्किल वर्कर की बात करें तो अगर इंजीनियर जो है स्किल वर्कर है तो ऑटो मैकेनिक जो है वो सेमी स्किल वर्कर है। इसी तरह अगर हम बात करें कि डॉक्टर अगर स्किल वर्कर है तो मेडिकल लैब में जॉब करने, काम करने वाले सेमी स्किल वर्कर हैं। इसी तरह जो है अनस्किल वर्कर में जैसे कि वॉचमैन, पियोन वगैरह, ये हमारे अनस्किल वर्कर होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो लार्ज हो, मीडियम हो या स्मॉल हो, उसमें ये थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, ये तीन तरह के वर्कर की, ग्रुप ऑफ वर्कर की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है। और इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी या अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। In the societal context, organization need people and people need organization। अगर हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग विदाउट पीपल। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, लेबर। और लोगों को अपनी लाइफ या अपने ऑक्यूपेशन या अपने प्रोफेशन के लिए जो जरूरत होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये दोनों वो कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है।
इट इज द पीपल हु स्टाफ लीड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग ही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ होते हैं, यही और लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में लीडिंग करते हैं, यही लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट अथॉरिटी रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। पर्सन इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर रेफर्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेज। वो तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। Simply, the overall management of much person in an organization is called human resource management। अगर हम सिंपली बात करें तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट से लेके नॉन मैनेजरियल स्टाफ तक एंगेज होती है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में। नाउ कम टुवर्ड्स द हु आर ह्यूमन रिसोर्सेज। In organizational context, the person involved in different activities of an organization are the human resource of the organization। हमने भी बात की कि ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में वो तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो तमाम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। Such type of person refer as a human resources have one thing common: fulfillment of their assigned duties and responsibilities in order to achieve organizational goal and objective। ये जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज होती है, ये जितने भी वर्कर्स या जितने भी लेबर्स होती है, इनके जो ड्यूटी डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्कर को डिफरेंट ड्यूटीज असाइन की जाती है। इन डिफरेंट ड्यूटीज की बुनियाद पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसीडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की प्री डिटरमाइंड गोल और ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट से लेके नॉन मैनेजरल वर्कर तक तमाम लोग अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी चैलेंजिंग गोल और अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पीपल बिकम ह्यूमन रिसोर्स व्हेन दे इन्वॉल्व इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विद फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी, competencies। Competencies consist of knowledge, skill, attitude and potential for growth। वो तमाम लोग जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपनी इन्वॉल्वमेंट के जरिए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, और इसमें जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो फिजिकल स्ट्रेंथ, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं अपनी एनर्जी, और वो कंज्यूम करते हैं कॉम्पिटेंसीज। और अगर हम कॉम्पिटेंसीज की बात करें कि व्हाट कॉम्पिटेंसीज इज, तो कॉम्पिटेंसीज कहते हैं वर्कर की नॉलेज, वर्कर की स्किल्स, वर्कर के एटीट्यूड एंड वर्कर का पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ये तमाम एलिमेंट को हम जब कंबाइन करते हैं तो ये वो कहलाती कॉम्पिटेंसीज। तो जितने भी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो अपनी कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज करते हैं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हैं, वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और इस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट या इजाफा करने में कामयाब हो जाते हैं। Human resources are effectively mobilized by organization for the achievement of desired result। ह्यूमन रिसोर्सेस को जो इफेक्टिवली मोबिलाइज किया जाता है, उस मोबिलाइजेशन के नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है अपने डिजायर्ड रिजल्ट, अपने टास्क, अपने गोल्स एंड अपने ऑब्जेक्टिव। यानी अगर हम डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएं तो हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है वो होता है प्लानिंग। और एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग
ये डिटरमाइन कर लिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज। ये तमाम चीजों के बाद हम जब मोबिलाइज करने जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो हम कंसीडर करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स, हमारी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के अंदर अब कॉम्पिटेंसीज रखते हो और हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारे फेवरेबल एस्पेक्ट हों। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट and an essential function of management and also an important part of every manager job. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम किसी भी मैनेजमेंट का बहुत ही बुनियादी फंक्शन होता है और ये किसी भी मैनेजर की जॉब का जो है एक बुनियादी एलिमेंट होता है। यानी एक मैनेजर, अगर हम मैनेजर की डेफिनेशन करें तो मैनेजर हम किससे कहते हैं? मैनेजर वो जो खुद परफॉर्म करता है, या मैनेजर वो जो दूसरों से परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करवाता है? मैनेजर का काम करना नहीं, काम करवाना होता है। तो मैनेजर की सक्सेस का दारोमदार मैनेजर की परफॉर्मेंस की तमाम डिपेंडेंसी होती है उसकी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज पर। तो किसी भी मैनेजर की जो एसेंशियल जॉब होती है वो होती है हाउ टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज। एचआरएम इज कंसर्न विद मैनेजिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम का जो कंसर्न है वो है मैनेजिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हाउ टू एक्वायर द पीपल, हाउ टू मोटिवेट द पीपल एंड हाउ टू यूटिलाइज देयर कॉम्पिटेंसीज। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है कंसर्न है विद मैनेजिंग पीपल फॉर एचआरएम। इट इज कंसर्न विद philosophy, principles, policies, and practice related to human aspect of management। ये जो है ये है एक फिलॉसफी है, ये असूल हैं, ये पॉलिसीज हैं और ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में ह्यूमन एस्पेक्ट को हम फोकस करते हैं। इट्स एम at achieving organizational objectives throughout the different and effective mobilization of human resources। जो बुनियादी मकसद, जो बुनियादी एम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव। और इन ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट में कंट्रीब्यूशन होती है तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज की। यही वजह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियादी नीड्स, बेसिक नीड होती है, वो हाउ टू मोबिलाइज द ह्यूमन रिसोर्सेज। According to Daniel, HRM is a process of accomplishing organizational objective by acquiring, retaining, terminating, developing, and properly using the human resource in organization। डैनियल ने एचआरएम की डेफिनेशन इस तरह की है कि एचआरएम इज द प्रोसेस। एचआरएम जो है एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन हासिल करती है अपने ऑब्जेक्टिव बाय द हेल्प ऑफ एक्वायरिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर करना, रिटेनिंग उनको कायम रखना, टर्मिनेटिंग उनको टर्मिनेट करना, डेवलपिंग एंड प्रॉपरली यूजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, और अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना और फिर उनकी तमाम कॉम्पिटेंसीज को से ऑप्टिमम लेवल पर बेनिफिट हासिल करना। तो ये कहलाती है एचआरएम। According to Great Dizzler, HRM refer to the policies and practices involved in carrying out the, the people or human resources aspect of a management position, including recruiting, screening, training, rewarding and appraising। डिस्लर कहते हैं कि एचआरएम जो है वो पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस है जो इन्वॉल्व होती है ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, और इसके अंदर जो चीजें शामिल होती हैं वो शामिल होती हैं रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग एंड अप्राइजिंग। रिक्रूटिंग के जरिए हम अपने लिए ह्यूमन रिसोर्सेज
मैनेजमेंट के इनिशियल स्टेज में लोगों को ट्रैक करते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। स्क्रीनिंग में जो है हम उनकी कंपैरिजन करते हैं कि उन बन अवेलेबल कैंडिडेट में सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ देम जो है वो कौन है। फिर उसके बाद मरहला आता है उनकी ट्रेनिंग का। फिर मरहला आता है उनकी रिवॉर्डिंग का। फिर ऑर्गेनाइजेशन उनको रिवॉर्ड्स देती है, ये फाइनेंशियल भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। और फिर प्राइजिंग होती है, यानी उनकी परफॉर्मेंस को प्राइज किया जाता है। Human resources management is a process concerned with the management of person along with their energies, competencies for achievement of organization objective by process of acquiring, developing, utilizing such person. ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा खास प्रोसेस है जिसके जरिए हम जो है डिफरेंट पीपल की कॉम्पिटेंसीज को अचीव करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉम्पिटेंसीज ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करती है। और इस सिलसिले में जो हमारा प्रोसेस का एक अहम स्टेप होता है वो होता है एक्वायरिंग, डेवलपिंग, यूटिलाइजिंग सच पर्सन। यानी हम एक्वायर करते हैं, फिर वो डेवलप करते हैं और फिर यूटिलाइज करते हैं उन पर्सनल को। If we go toward the evaluation of human resource management, a number of academics and uh, practitioners in the past have contributed a great deal to development of HRM. HRM की इर्तिखा में, HRM की क्रिएशन में, HRM की डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन शामिल है। The history of its development goes back to the early management pioneers Robert on 1771 till 1858 and Charles Babbage 1792 and 1871। यानी 1771 से लेके 1858 तक और 1792 से लेके 1871 तक, ये वो अर्ली स्टेज था जिस दौरान में जो है इन स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज ने एचआरएम की इर्तिखा का स्टार्ट किया। Similarly, the other developments such as industrial revolution and principle of scientific management and classical organization theory, and more recently, the behavioral science management and the organizational development movement have influenced the development of person management and HRM. HRM की इंपॉर्टेंस और HRM की वैल्यू और ज्यादा उस वक्त बढ़ गई जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तो ये वो टाइम था जब बिजनेस के अंदर एक इनकलाबी तब्दीलियां आई और बिजनेस की एफिशिएंसीज एंड इफेक्टिवनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई और बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ चला गया। ये वो दौर था जब हमारे हैवी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेंशन और इनोवेशन सबसे ज़्यादा हुई और इन हैवी इंडस्ट्री की बुनियाद पर न्यू इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई और यहाँ से एक बिजनेस के अंदर बूम आया। जैसे जैसे बिजनेस के अंदर डाइवर्सिटी आती गई वैसे वैसे बिजनेस की कैपेसिटी टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ती गई और जैसे जैसे कैपेसिटी टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स बढ़ी वैसे वैसे डेवलपमेंट ऑफ एचआरएम का इर्तिखा में तेजी से इजाफा हुआ। और आज एचआरएम एक स्पेसिफिक फील्ड, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मीडियम हो या ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में जो सबसे अहम रोल होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एचआर डिपार्टमेंट या एचआर ग्रुप का होता है। The trend of the development of HRM in past can be explained throughout the following period. Early scientific management, ये वो टाइम था जब हमारे यहाँ हिस्ट्री में डेवलपमेंट हुई साइंटिफिक मैनेजमेंट की।
साइंटिफिक मैनेजमेंट, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट मेच्योर है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, जब ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का आगाज हुआ, और आज जो टाइम है द न्यू HRM एरा, और जो हम आज न्यू HRM के एरा में मौजूद है। अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली साइंटिफिक मैनेजमेंट, द हिस्ट्री कैन बी ट्रेस बैक टू द origin of personal management. In the beginning of 18th century, many masons, carpenter, leather workers, and people of other craft organized themselves into guilds. जब हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ओरिजिन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में, तो हमें पता चलता है कि ग्रुप ऑफ वर्कर मेसन्स की शेप में, कारपेंटर की, लेदर वर्कर एंड अदर स्पेसिफिक जॉब, अदर स्पेसिफिक वर्क एक्टिविटीज के अंदर हमें एंगेज नजर आते हैं। इन द latter part of 18th century, the welfare concept was developed by some permanent family business house in UK। और ये वो टाइम था 18th सेंचुरी का जब एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं वेलफेयर कॉन्सेप्ट। और इस वेलफेयर कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट से फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई टुवर्ड्स HRM। फिर नेक्स्ट पीरियड आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। स्टार्टेड फ्रॉम द लेट 18th century, labor was treated as a commodity to be bought or sold. There was a strict system for punctuality and rigorous working rules। 18th सेंचुरी में एक स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्सेज को एज अ ट्रेड यूज किया जाने लगा। और ये वो टाइम था जब बहुत ज्यादा तेजी से इंपॉर्टेंस में इजाफा हुआ ह्यूमन रिसोर्सेज की, क्योंकि 18th सेंचुरी के बाद जो प्रोडक्टिविटी के अंदर मेन कंट्रीब्यूशन था वो ह्यूमन रिसोर्सेज का था। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट तेजी से बढ़ती चली गई। इफ यू टॉक अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था वो टेलर ने किया था। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? इन्वेंटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन द 19th सेंचुरी। मैनेजमेंट की डेवलपमेंट में जो एक अहम कंट्रीब्यूशन था वो टेलर का था। और टेलर ने ये कंट्रीब्यूशन किया इन अ शेप ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो क्या था कॉन्सेप्ट? ही सजेस्टेड टू प्लान वर्क एंड गिव मेथड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज इनएफिशिएंसीज। साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के जरिए उन्होंने एक इम्पोर्टेंस में इजाफा किया कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी परफॉर्मेंस, अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस करें कि काम जारी सारी है, काम रुक नहीं रहा, तो इस ऑनगोइंग वर्क का हमारी ओवरऑल रिजल्ट पे कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता। काम के साथ साथ हमें फोकस करना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल पे, कि जितनी टाइम एंड जितनी रिसोर्सेज हमने कंज्यूम की उसका अल्टीमेट आउटपुट क्या आया, ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है। और इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर वो बहुत सारे वीकनेस, वो बहुत सारे पॉइंट नजर आए जो इन एफिशिएंसीज के सबब बनते थे, जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा नहीं होता था। तो यहाँ पर हमें अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए ड्यू टू साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनी प्रोडक्टिविटी को इजाफा करने में बहुत सारी काउंसलिंग, बहुत सारी रहनुमाई मिली, और जिसके जरिए हमारी डेवलपमेंट में और तेजी से इजाफा होता चला गया। इन हिज स्टडी ही एक्सप्लेन लेस अबाउट ह्यूमनाइजेशन of workplace and focus more on output from the workers। इस कॉन्सेप्ट के जरिए उन्होंने जो इम्पोर्टेंस उजागर की वो ये थी कि हम ये फोकस ना करें कि पीपल एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटी, कि लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि हम फोकस ये करें कि उन लोगों ने आउटपुट, यानी उनकी अचीवमेंट या उनकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या आया। अगर कोई ड्यूरिंग द वर्क कम टाइम कंज्यूम करता है और उसका आउटपुट ज्यादा है,
और एक और ग्रुप ऑफ वर्कर हैं जो टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उनका आउटपुट कम है। तो हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा इफेक्टिव वो लोग हैं जिनका रिजल्ट ज्यादा है, जिनका आउटपुट ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के जरिए परफॉर्मेंस में, प्रोडक्टिविटी में, ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। और यहाँ से एक बहुत ही एक ब्राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डेवलप हुआ। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, ये भी कॉन्सेप्ट है। इनके जो ये कॉन्सेप्ट दिया है एल्टन मायो ने। investigated the causes of low productivity different from Taylor perspective। इन्होंने कहा जी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उन कॉजेस की, उन वजूहात की जो रीजन बनती है लो प्रोडक्टिविटी की। और इन कॉजेस को रिकग्नाइज किए बगैर, इन कॉजेस को आइडेंटिफाई किए बगैर हम कभी भी अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल पर ले जा नहीं सकते। The Orthon study 1927 and 1932 laid the foundation of the human relation movement and explain why human elements are important to rise productivity। फिर एक फर्दर स्टडी हुई जिसको हम ऑर्थोन स्टडी कहते हैं। और ये स्टडी ये थी कि हमारी प्रोडक्टिविटी में हमारे ह्यूमन रिलेशन की मूवमेंट, यानी हमारे ह्यूमन रिलेशन जो डेवलप हम करते हैं, इनकी जो मूवमेंट है, इनका रोल क्या है। इन्होंने जो है इसमें एक्सप्लेन किया व्हाई ह्यूमन एलिमेंट आर इम्पोर्टेंट टू राइज प्रोडक्टिविटी। कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे अहम एलिमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ही क्यों है। तो इसमें डिटेल उन्होंने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया और इससे इंपॉर्टेंस पता चली ह्यूमन रिसोर्सेज की इन प्रोडक्टिविटी। द HRM era, it was by 1920s, so person management began to thought at university level in USA। ये वो दौर था, ये वो टाइम था 1920 का, जब यूएसए में पर्सनल मैनेजमेंट को पार्ट बनाया गया स्टडी का, सिलेबस का। और यहाँ से स्टडी का स्टार्ट कैरियर का फील्ड हमारे सामने आया। At the period of 1920, a number of large companies established personal department। और यही वो टाइम था 1920 का जिसमें बहुत सारी कंपनीज ने एस्टेब्लिश किया एक नया डिपार्टमेंट जिसका नाम था पर्सनल डिपार्टमेंट। ड्यूरिंग 1930 till 1950 many instances of exploitation of labor appeared। 1930 से लेके 1950 तक जो है हमारे बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हुए लेबर से रिलेटेड, और हमने बहुत सारी लर्निंग और बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड। Subsequently, a labor relation movement in the form of labor union and collective bargaining emerged and remained successful during 1935 till 1960। और यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ लेबर रिलेशन मूवमेंट का। और इसमें जो हमारे सामने एक न्यू इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल सामने आया वो था लेबर यूनियन की सूरत में। ये वो ग्रुप ऑफ वर्कर, ये ग्रुप ऑफ लेबर, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज था जिसको बनाने का मेन मकसद ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के राइट्स को सिक्योर करना, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के राइट्स को इनहेंस करना, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस को इलस्ट्रेट करना था। बुनियादी तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह की ग्रुप होते हैं, एक होता है फॉर्मल ग्रुप और एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप हम कहते हैं वो ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन में एचआर प्रोसेस के जरिए डेवलप किया जाता है, जिसमें हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होती है, जिसमें सीईओ से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेकर नॉन मैनेजर वर्कर तक लोग मौजूद होते हैं। ये फॉर्मल ग्रुप कहलाता है। इसको फॉर्मल ग्रुप किस लिए कहते हैं? इसको फॉर्मल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहले गोल एंड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया जाता है, बाद में हायरिंग ऑफ पीपल एचआर प्रोसेस के जरिए की जाती है।
इनफॉर्मल ग्रुप हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो लेबर यूनियन का, और ये वो ग्रुप होता है जो लेबर इटसेल्फ खुद उसको डेवलप करती है अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए, अपनी डिमांड्स में इजाफा करने के लिए। फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग एजेंट वो होते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम रोल प्ले करते हैं। इनका कॉन्सेप्ट भी 1935 1935 से 1960 के दरमियान डेवलप हुआ। और ये जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर दो ग्रुप, मैनेजमेंट एंड वर्कर, इनके दरमियान में अहम रोल प्ले करते हैं, मीडिएटर रोल, जिसके जरिए इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व किया जाता है। Personnel department started to work in collaboration with union representatives. पर्सनल डिपार्टमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की और इसने कोलिब्रेशन की यूनियन से, और ये रिप्रेजेंटेटिव थे यूनियंस के। द HRM era began in 1950 comprises, HRM का एरा है वो शुरू हुआ 1950 से। द वर्क ऑफ pioneers, ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेप्ट, concept of corporate culture and the new HRM। ये वो 4 स्टेजेस से जो हमने 1950 से इसको डेवलप किया। इसमें पहला स्टेज है द वर्क ऑफ पाइनियर्स, सेकंड ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, और फोर्थ द न्यू HRM। अब अगर हम बात करें इसके पहले स्टेज की, तो पहला स्टेज इसका है द वर्क ऑफ पाइनियर। पीटर एफ ड्रकर इज द मेन inventor of HRM concept. He had suggested how an effective management contribute to direct all manager towards a common goals। ये जो पीटर डिकर्स है, इन्होंने इन्वेंट किया एचआरएम का वो नया कॉन्सेप्ट जिसके जरिए इन्होंने सजेस्ट किया कि एक इफेक्टिव मैनेजमेंट किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकती है डायरेक्ट ऑल मैनेजमेंट टुवर्ड्स द कॉमन गोल। अपनी मैनेज ओवरऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट की डायरेक्शन को किस तरह हम फोकस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन गोल्स की तरफ। फिर एक और इसी में कंट्रीब्यूशन हुई, मैक्स बर्गर emphasized the strategic importance of personal policies and their integration with business objective। इन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल पॉलिसीज, यानी पर्सनल पॉलिसीज ऐसी डेवलप करनी चाहिए और इनकी इंटीग्रेशन बिजनेस के साथ ऐसी होनी चाहिए कि ये इटसेल्फ एक मीडियम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट का जरिया बन जाए। नेक्स्ट द ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेप्ट शोज, इन्होंने याद किया ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेप्ट पे। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी cited example of how qualified and committed human resources contributed in the post-war economy of Germany and Japan। यानी ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल का था ये जर्मनी और जापान में इसका स्टार्टअप हुआ, और जो सबसे ज्यादा यहाँ पर उस दौर में प्रोडक्टिविटी थी। और इस टाइम में हमने जो है ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ह्यूमन कैपिटल कहते हैं आपकी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉम्पिटेंसीज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी, ये तमाम चीजें जब मर्ज होती हैं तो ये कहलाती है ह्यूमन कैपिटल। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कॉर्पोरेट कल्चर का। द बुक द आर्ट ऑफ जापानीज मैनेजमेंट बाय एक्सनर एंड द एंसोन्स इन 1981 stated that share values of management and worker are the secret of Japanese management। मैनेजमेंट के अंदर जो जापानीज कंट्रीब्यूशन है, ये जापानीज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, उनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। और 1981 के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और शेयर किया गया। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर आर द सीक्रेट ऑफ जापानीज है, यानी इसमें बताया गया कि जो वर्कर्स हैं वो किसी भी मैनेजमेंट की सक्सेस की अचीवमेंट और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। द बुक इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस रिटन बाय टीजे पीटर्स एंड और वर्टमैन,
In 1982 named 43 successful companies in the USA that were driven by the managers value and achieve productivity by paying close attention to the need of their people. 1982 के अंदर एक और नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूएसए के अंदर आया, जिसके अंदर कंपनीज ने फोकस किया अपने मैनेजर्स के ऊपर और उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी की अचीवमेंट जब पॉसिबल है, जब क्लोज अटेंशन की जाए अपने नीडेड देयर पीपल, कि आपको किस तरह के लोगों की जरूरत है। तो आप अगर सही वर्कर को हायर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपनी फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी को भी सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट सेशन में हम इसी टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाएंगे जो हमारा रिलेटेड होगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से। अस्सलाम वालेकुम।